नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि साउथ इंडिया में जिस प्रकार से एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको रिप्लेस करने के लिए हमें यंग पॉपुलेशन की ज़रूरत है और पॉपुलेशन बढ़ाने में लोगों का यहाँ पे समर्थन मांगा गया है। असल में एक एजिंग पॉपुलेशन का एक राष्ट्र की इकोनॉमी में सीधा सीधा असर होता है। किस प्रकार से? देखिए, अगर हम बात करते हैं एजिंग पॉपुलेशन की, तो एजिंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों की होती है। 60 साल से अधिक उम्र के अगर लोग हैं कहीं पे, तो मतलब ये एक एजिंग पॉपुलेशन है। और कहीं अगर पॉपुलेशन 15 से 59 होती है तो ये यंग पॉपुलेशन मानी जाती है। यंग पॉपुलेशन ही वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसका इस्तेमाल करके आप ह्यूमन रिसोर्स बना सकते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स दो चीज़ करेगी, एक तो डिमांड क्रिएट करेगी और साथ ही साथ उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई भी क्रिएट करेगी। हालांकि जो 0 से लेके 14 साल तक के बच्चे होते हैं एवं 60 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग होते हैं, इन्हें हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसी भी प्रकार से इकोनॉमी में सप्लाई करने में सहायता नहीं कर पाती है, ये बस डिमांड करेगी। और स्पेशली अगर हम एजिंग पॉपुलेशन की बात करें, एजिंग पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, पेंशन, ये सारी चीज़ें एक एजिंग पॉपुलेशन दिखाती है। अब जब डिमांड ज़्यादा है इन सब चीज़ों की, बट सप्लाई करने के लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो इवेंचुअली ऐसी कंट्रीज़ पीछे जाने लगती हैं। अगर भारत की बात करें, भारत की जो मीडियन एज है, इंडिया की जो मीडियन एज है इस समय 28.4 साल है और जल्द ही माना जा रहा है कि 2050 तक फ़िलहाल हमारे पास 153 मिलियन सीनियर सिटीज़न हैं और माना जा रहा है 2050 तक ये बढ़ के 347 मिलियन हो जाएंगे। यानी कि इंडिया को अपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसको संभालने के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए केयर टेकर्स भी चाहिए होते हैं। अब बच्चे तो कितना केयर टेक करेंगे आजकल के ज़माने में, तो हम सब जानते हैं। हालांकि फैमिली का मतलब ही होता है टेक केयर करना एक दूसरे की, बट सबको पैसे कमाने की लत चढ़ी हुई है, तो पेरेंट्स को भी छोड़ के वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से एक ऐसी इंडस्ट्री बहुत जल्दी आप देखेंगे जो सिर्फ केयर टेकर से बनी है। एक इंडस्ट्री वैसी बनेगी जिसमें आप मतलब लोगों को घर घर बेच सकते हैं कि घर घर जाके वो बूढ़े माता पिता का ख्याल रखें। इसके अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिणी राज्यों में बढ़ती उम्र दराज आबादी की चिंता जताई है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पॉपुलेशन सरप्लस रीजन है, वो जाते हैं साउथ इंडिया में कार्य करने के लिए। अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चा पैदा करने की आग्रह किया है। एन चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए केवल 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को ही पात्र बनाने के लिए कानून लाने की योजना बना रही। हालांकि कानूनी रूप से कोई भी चीज़ करना इस समय सही नहीं माना जा रहा है। हाल ही में नायडू ने अमरावती में निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने के बाद हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे हैं। इसी सब आप उत्तर प्रदेश को देखिए, जहां पे पॉपुलेशन कम करने के लिए भी कानून लाए जाने की बात हो रही है। यह निर्माण कार्य पिछली सरकार के दौरान रोक दिया गया था। उन्होंने 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमने 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोगों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले पहले के कानून को निरस्त भी किया गया है। नायडू ने कहा कि कई जिलों में के गांव में केवल बुजुर्ग लोग ही बचे हैं अब, क्योंकि युवा पीढ़ी देश के दूसरे हिस्से और दूसरे हिस्सों में विदेशों में पलायन कर रही है। कहा कि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 1950 के दशक से 6.2% से घटकर 2021 में 2.1% हो गई है। आंध्र प्रदेश में ये 1.6% है, यानी कि ये नेशनल एवरेज से भी नीचे है। इसके अलावा उन्होंने कहा हम पहले से ही घाटे में हैं।
2 से कम बच्चे होने से युवा आबादी में तेज़ी से गिरावट आती है। 2 से अधिक बच्चे होने से स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित होगी। नायडू ने यह भी कहा, हमारे पास जनसंख्यिकीय लाभ केवल 2047 तक ही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है। जापान, चीन और यूरोप के कई देशों में ऐसे पहले से ही हो रहा है। ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप यह सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, देश हित के लिए कर रहे हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत किस प्रकार से कार्य करता है। देखो, 0 से 14 ईयर्स तक की जो जनसंख्या है 24% तक है। जनसंख्या वार्षिक दोगुनी होने के समय वर्ष 77 हो जाएगी, मतलब ये 77 वर्षीय लोगों के साथ होगी। इसके अलावा 10 से 19 17% है, 10 से 24 26, 15 से 64 इस समय 68% है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 7% है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अप्रैल 2023 के अंत में भारत की आबादी 1.4 बिलियन थी। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना। 2011 की जनगणना में बताया गया कि भारत की जनसंख्या इतनी थी। भारत की आबादी सामाजिक आर्थिक ढांचे और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान देती है। वर्ष 2021 में 1.53 बिलियन पर स्थिर भारत की जनसंख्या होने से पहले वर्ष 2050 से भारत की जनसंख्या 1.67 बिलियन तक पहुंचेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 8.46 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना से के 7.62 करोड़ के आंकड़े से अधिक है। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश की कुल जनसंख्या इतनी है, जिसमें से पुरुष और महिलाएं क्रमशः इतने हैं। एक बड़ी आबादी को वृहत मानव पूंजी, उच्च आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर के संदर्भ में देखा जाता है। यदि इससे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये आंतरिक संघर्ष भी बन सकता है। उच्च कार्यशील आयु आबादी और निम्न आश्रित आबादी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से बेहतर आर्थिक विकास की स्थिति बनती है। पिछले 7 दशकों में कार्यशील आयु जनसंख्या की हिस्सेदारी 50% से 65 हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप निर्भरता अनुपात में गिरावट आई है। अगले 25 वर्षों में प्रति 5 कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों में से एक भारत रहेगा। अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि वर्ष 1971-81 से घट रही है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा के मामले में उल्लेखनीय गिरावट पहली बार वर्ष 2011 में देखी गई। 2011 से लेके 2000 मतलब उसके बाद से ही देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4था और 5वां, अगर इसके बीच देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो चुका है। भारत में केवल 5 राज्य ऐसे जो 2.1% का प्रजनन दर स्थापित जो है उससे ऊपर है। ये राज्य बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर है। प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर कुल प्रजनन दर को इंगित करता है, अर्थात प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की वह औसत संख्या जिस पर एक आबादी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्वयं को प्रतिस्थापित करती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय सुधार आया है, जो वर्ष 1947 में 32 वर्ष से बढ़कर 2019 में 70 वर्ष हो गई है। NFHS 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 शिशु मृत्यु शामिल हैं। इसके अलावा NFHS ने बताया समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर अखिल भारतीय स्तर पर 54% से 67% बढ़ गया है। पंजाब में अपवाद के साथ लगभग सभी द्वितीय चरण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्थिति दर्ज देखी गई है। अतीत में जनसंख्या आबादी विमर्श से जलवायु संकट और इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता था कि कई प्रवासी स्थायी अप्रवासी बनते जा रहे हैं। वर्ष 2011 के बाद से 1.6 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें केवल वर्ष 2022 में ही 2,25,000 से अधिक लोग शामिल थे। बाकी आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही जल्दी बोल सकते हैं पॉपुलेशन गिर रही है, यंग पॉपुलेशन गिर रही है। इसमें जापान एशिया में एक ऐसा देश है जहां ये देख रहा है। इसके अलावा इटली, जर्मनी, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहां पे मीन एज 47 है, जो कि बहुत जल्द ही बढ़ेगी, मतलब ये 60 भी पहुंच जाएगी। बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जा रहा है, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया, यूक्रेन, सर्बिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, जैसे कि आप देख सकते हैं सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं।
टॉप 10 में बस एक ही एशियन कंट्री है। फिर रोमेनिया, ग्रीस, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, जॉर्जिया, पोर्चुगल, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्यूबा, इटली भी हैं। 2017 से 2050 तक यह उम्मीद है की जा रही है कि दुनिया की आधी जनसंख्या वृद्धि सिर्फ 9 देशों में केंद्रित है, जिसमें भारत, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पाकिस्तान, इथियोपिया, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा एवं इंडोनेशिया है। कुल विकास में उनके अपेक्षित योगदान के अनुसार परिणाम स्वरूप इन देशों की जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 2.4% की दर से बढ़ रही है। आने वाले दशकों में वृद्धि की यह दर काफ़ी धीमी होगी। 2017 में लगभग 1 बिलियन एलडीसी की संयुक्त जनसंख्या 2017 और 30 के बीच में 33% बढ़ने और 2050 में 1.9 बिलियन लोगों तक पहुंचने का भी अनुमान है। इसी तरह अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर जारी है। 2017 और 2050 के बीच 26 अफ्रीकी देशों की आबादी अपने वर्तमान आकार से कम दोगुनी होने का अनुमान है। टॉप 30 कंट्रीज जहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन देखी जाएगी, तो या ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों देखी जाएगी, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एशिया के बाद अब अफ्रीका ही है जहाँ पे आप टैप कर सकते हैं। दुनिया की लगभग सभी क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। यहाँ तक कि अफ्रीका में, जहाँ प्रजनन स्तर किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक है, कुल प्रजनन क्षमता 2000 से लेकर 2005 में प्रति महिला 5.1 से घटकर 4.7 हो गई है। हाल के वर्षों में यूरोप इस प्रवृत्ति का अपवाद कर रहा है, जहाँ कुल प्रजनन क्षमता 2000 से लेकर 2005 में प्रति महिला 1.4 जन से बढ़कर 2010 से 2015 में 1.6 हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं समूह में, ये सब बता चुकी हूँ मैं, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है प्रजनन स्तर में कमी न केवल जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी होती है बल्कि आबादी भी बूढ़ी होने लगती है, और इसके पीछे के क्या क्या कारण हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अन्य क्षेत्रों में आबादी भी अगले कई दशकों में कम होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें 2050, अगर इसकी बात करें फिर सदी के अंत में यानी 2100 तक लगभग 20% होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2050 तक 3 गुना बढ़ जाएगी। यह 2050 में 425 मिलियन हो जाएगी। 2100 तक इसके बढ़कर 909 मिलियन होने की उम्मीद भी है। ऐसा अनुमान है कि जनसंख्या की उम्र बढ़ने से समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्व भर में सरकारें जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही हैं, जैसे कि जनसंख्या शिक्षा और जागरूकता। सरकारें जनसंख्या के मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित कर रही है ताकि वो अपने परिवार का आकार बढ़ाएं। परिवार नियोजन सेवाओं के साथ साथ आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रही हैं। इसके अलावा जनसंख्यिकीय संक्रमण का तात्पर्य भी समझ लें। ये एक किसी भी क्षेत्र की जनसंख्यिकी की संरचना के बारे में बताता है, क्या वो बूढ़ी है, यंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनसंख्यिकीय लाभांश तब मिलता है जब देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन वर्किंग है, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित एक प्रश्न है, जनसंख्यिकीय संक्रमण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका तात्पर्य समय के साथ जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन है। यह परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है, जैसे जन्म दर तथा मृत्यु दर में परिवर्तन। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सत्य है। आप हमारी क्लास लगातार देखते रहें। आपकी बहुत सारी क्वेरीज है जो कि सॉल्व हो जाएंगी यूपीएससी को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।